आए और हमें आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें अपने चंद्र जी से सर। राजकीय महाविद्यालय कोटा की तरफ से सभी विद्यार्थियों और वह जो सब प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं, और आज के जो हमारे मुख्य रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनोज जी बालन सर, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आपको विदित है कि ये अभी डॉक्टर विकास कुमार जैन साहब के द्वारा आपको बताया गया है कि आज की तारीख पर शारीरिक श्रम के द्वारा ही प्रॉपर्टी का अर्जन नहीं किया जा सकता। यदि आप सही ढंग से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी हम अपनी आजीविका व एक देश के निर्माण में अच्छी भागीदारी निभा सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, आज हमारा राष्ट्रीय स्तर का इश्यू न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए एक यूनियन बनाया गया है, एक मंच बनाया गया है। तो इसके बारे में अवेयरनेस के संदर्भ में आज हमारे प्रोफेसर विकास कुमार जी जैन जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ में इनिशिएटिव लेकर ये प्रयास किया कि राजकीय विधि महाविद्यालय के विद्यार्थी, यहाँ के जो प्रोफेसर साहिबान हैं, वह भी इन चीज़ों का लाभ ले। मैं इस अवसर पर, क्योंकि ये जैसा भी उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है क्रिएटेड बाय द इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट है, इसको हम कहाँ तक किस हद तक ले जा सकते हैं और इसका जो प्रोटेक्शन है वो किस हद तक व्यक्ति को मिल सकता है, इस पर विस्तृत रूप से रिसोर्स पर्सन जो हमारे आज डॉक्टर मनोज बालन सर है वो डालेंगे। तो ज़्यादा समय व्यस्त न करके मैं मनोज बालन सर को अगेन हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हुए अपेक्षा करता हूं कि आपके डिलीवर्ड लेक्चर के माध्यम से जो आप लेक्चर डिलीवर करेंगे आज, उसका सभी सब प्रतिभागी वो स्टाफ मेंबर्स उससे लाभान्वित होंगे और आने वाले समय पर इस अवेयरनेस को आगे तक ले जाकर अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी मेहनत का सही सदुपयोग करके एक नई प्रॉपर्टी जो कि स्थायी प्रॉपर्टी है, जिसका मैं मानता हूं कि सभी जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से हम कहते हैं, ताकि हम उसको इजी गोइंग में कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें एक नाम भी देती है, पहचान देती है, उसका संरक्षण, उसका लाभ, इसके बारे में विस्तार चर्चा हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनोज बालन सर इस पर डालेंगे। तो मैं अगेन सभी पार्टिसिपेंट्स को, सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। आपने हमेशा की तरह गागर में सागर बनने वाली बात कही। आपने संक्षिप्त रूप से बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। मैं ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए डॉक्टर मनोज बालन सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आपका लेक्चर वेबिनार के माध्यम से दे, जिससे कि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। डॉक्टर मनोज बालन सर। थैंक यू डॉक्टर विकास जी मेरा परिचय करवाने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। महाविद्यालय परिवार के ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर, ऑल द फैकल्टी मेंबर एंड डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट्स, आप सभी का आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आप सभी का स्वागत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस साल हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक मिशन निपम लॉन्च किया है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियान। इस मिशन के माध्यम से पूरे देश में लगभग 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आपकी बौद्धिक संपदा क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको सिक्योर करें, कैसे इसको रजिस्टर करें, और क्या वास्तव में हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने की, रजिस्टर करने की जरूरत है। इसके तहत ही आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम को। स्लाइड शेयर हो रहा है सर सभी को? आवाज कम आ रही सर आपकी। Yes, it is visible. आवाज नहीं आ रही सर? थोड़ी कम है सर वॉल्यूम।
अभी सही आ रही है? यस सर। हाँ जी सर, एक बार बोलिए सर आप। हाँ जी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की बात करते हैं। इंडिया में टोटल 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है, बेस्ड ऑन द ज्यूरिडिक्शन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट्स अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया के नॉर्थ रीजन से बिलोंग करता है, जैसे आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, और यहाँ से रिलेटेड कोई स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, जनरेट करता है, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए दिल्ली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करता है, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए अगर कोई मुंबई रीजन से बिलोंग करता है, जो वेस्टर्न रीजन है, मुंबई, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट मुंबई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेगा। अगर कोई साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, साउथ रीजन से बिलोंग करता है, जैसे कर्नाटका, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए चेन्नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेगा। अगर कोई ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, यहाँ से अगर रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए कोलकाता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेगा। और नागपुर एक ट्रेनिंग सेंटर है, RGNIPM के नाम से, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से, और यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की बात करें तो टोटल 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मींस जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो, जिस प्रॉपर्टी को आप टच करके देख सकते हो, जिस प्रॉपर्टी को आप छूकर देख सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक भौतिक संपदा है। इसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल जैसे कि आपकी कार है, आपकी स्कूटी है, आपकी साइकिल है, वो आपकी मूवेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको आप एक स्थान से, एक प्लेस से अनदर प्लेस पे आप मूव करके ले जा सकते हो। इमूवेबल जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है, आपके खेत है, आपकी जमीन है, वो आपकी इमूवेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि वो एक स्थान पे फिक्स है, आप उसको कहीं और मूव करके ले जा नहीं सकते। बट जो आपकी मूवेबल एंड इमूवेबल, जो दोनों की दोनों जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप टच करके देख सकते हो, जिसको आप छूकर देख सकते हो, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी भौतिक संपदा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप टच करके नहीं देख सकते, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉपीराइट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्री मींस पेटेंट्स, डिजाइन, SICLD, ट्रेडमार्क्स, GI मींस इंडस्ट्रियल लेवल पे उनका एक एप्लीकेशन होता है, इसलिए हम इनको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो प्रॉपर्टी को हम टेंजिबल, इंटेंजिबल कहते हैं। इंटेंजिबल आपकी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते बट आप क्रिएट कर सकते हो, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट अराइज फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन अपने इंटेलेक्ट से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्ट मींस अपना विवेक, अपनी बुद्धि, उस प्रॉपर्टी को हम उसकी बौद्धिक संपदा कहते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड। कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कितनी तरह की प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम कर रहा है। वो कोई पेटेंट लाइक काम कर रहा है, या वो डिजाइन हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन, या फिर ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। इतनी तरह की प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से क्रिएट कर सकता है। और जिस तरह से आपका एक लॉ होता है, उसी तरह से इसमें भी पेटेंट लॉ, डिजाइन लॉ, ट्रेडमार्क लॉ, इन सभी के कानून होते हैं। और आप उसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो जिस तरह का वर्क प्रोफाइल है, आप उसको डिफरेंट टाइप के लॉ में या डिफरेंट टाइप के एक्ट में अपना रजिस्टर करवा सकते हैं।
जैसे आपके नाम से कोई भी अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, कोई आपकी गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर्ड है, आपका खेत आपके नाम से रजिस्टर्ड है, आपका घर आपके नाम से रजिस्टर्ड है, तो कोई भी अदर पर्सन आपकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। उसी तरह से जब आपके नाम से अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, आप एक्सक्लूड कर सकते हो अदर से, मीन्स कोई भी अदर पर्सन आपकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मीन्स आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो अदर से। आप प्रोटेक्ट कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, आप लाइसेंस पर भी दे सकते हो। और आप अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए गर्व का विषय होती है, आपके लिए प्राइड का विषय होती है, आपके एकेडमिक्स में हेल्प करती है। और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस की एक ब्रांड रेपुटेशन है, एक मार्केट जो गुडविल है उसको एक्वायर कर सकते हो, उसको जनरेट कर सकते हो। तो ये इस तरह का एक इंपॉर्टेंस रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो जनरली हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड जीआई के अंदर जो डिफरेंट एक्ट है उसके अंदर डिवाइड करते हैं। तो पेटेंट की बात करते हैं। व्हाट इज द पेटेंट? पेटेंट जब भी आप कोई नया इनोवेशन करते हो, जब भी आप कोई इन्वेंट करते हो, तो इन्वेंशन मस्ट बी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और प्रोसेस और डिवाइस। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, कोई नया प्रोसेस क्रिएट करते हो या कोई डिवाइस बनाते हो, यानी कि जब भी आप कोई इन्वेंशन करते हो जिसमें कोई टेक्नोलॉजी होती है, पेटेंट इज फॉर द टेक्नोलॉजी। जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, अगर वो नई है और इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन है, आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। इसका टर्म्स रहता है 20 ईयर्स के लिए। यानी कि अगर आपके नाम से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस का पेटेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है तो 20 ईयर्स के लिए आपको एक मोनोपोली मिलता है, एक मोनोपोलिस्टिक राइट मिलता है। कोई भी अदर पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस को आपकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता। तो पेटेंट में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी आप प्रोसेस बनाते हो। डिजाइन, डिजाइन shall be outer configuration of product which is applied to article product in 2D or 3D manner। किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिक डिजाइन होता है, किसी भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट जिसका एक इंडस्ट्री लेवल पे एप्लीकेशन होता है, जो बल्क में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका एक डिजाइन होता है। और हर कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनका डिजाइन अलग अलग होता है। आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी की स्कूटी का डिजाइन अलग अलग है, अलग अलग कंपनी की कार का डिजाइन अलग अलग है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का जो एक्सक्लूसिव डिजाइन बनाती है और वो चाहती है कि उसका एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ और सिर्फ उसकी कंपनी के पास रहे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिजाइन का, तो उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में उसको प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा। तो हम डिजाइन में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिजाइन की बात करते हैं। ट्रेडमार्क, आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी के लोगो अलग अलग रहते हैं, उनका सिंबल अलग अलग रहता है। एप्पल का लोगो डिफरेंट होता है, एलजी का लोगो डिफरेंट होता है। तो जितने भी लोगो है, स्लोगन है, वो सारे सारे ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर किए जाते हैं। टू मेक लोगो और ब्रांड टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स फ्रॉम अदर्स। कॉपीराइट, जब भी आप कोई नया लिटरेचर लिखते हो, कोई ड्रामा क्रिएट करते हो, कोई म्यूजिक क्रिएट करते हो, कोई पेंटिंग, कोई आर्टिस्टिक वर्क अगर क्रिएट करते हो, उसको हम कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। जीआई मींस जियोग्राफिक इंडिकेशन, मींस भौगोलिक संकेतक। यानी कि जब भी आप कोई आपने देखा होगा कि इंडिया के जब किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अपने भारत देश में अलग खूब सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज है, और उनका एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है, कल्चर डिफरेंट है। तो जो कल्चर या एनवायरनमेंट या जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंडिया के हर एक कोने में अलग अलग रहता है, हर एक जियोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पहचान होती है। और जब किसी प्रोडक्ट की एक यूनिक टेस्ट हो, यूनिक क्वालिटी हो, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंडर द इंडियन जीआई उसको जीआई टैग से करती है। जीआई टैग पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऑनलाइन है तो उसमें डाले 1000 रुपए डाले मैं तो कि भाई 2 तो बड़ा लॉस। आवाज कैसी आ रही है? कौन सी है? स्टॉक्स। तो बात करते हैं पेटेंट्स की। Patents, what is patent? A patent is the statutory protection for an invention granted for a limited period of time to the patentee by the government in exchange of full disclosure of his invention। पेटेंटी मीन्स जो पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, जो पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करता है, उसको हम पेटेंटी कहते हैं। तो एक पेटेंट एक तरह का पेटेंट एक्ट एक तरह का लॉ है, एक तरह का स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है। जब भी आप कोई नया चीज इन्वेंट करते हैं, कोई नया प्रोड्यूस करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोसेस बनाते हैं, और जब उस प्रोडक्ट या प्रोसेस का जो स्पेसिफिकेशन है, जो सब्जेक्ट मैटर, जो ड्राफ्टिंग है, जब आप पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जब रखते हैं अपने जो न्यू इन्वेंशन है, तो अपना फुल डिस्क्लोजर जब करते हैं अपने इन्वेंशन का,
तो उसके एवज में अगर वो सारे नॉर्म्स फुलफिल कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉ, पेटेंट लॉ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पेटेंट ऑफिस आपको एक राइट प्रोवाइड करवाता है, और आपका जो इन्वेंशन है, जो अभी आपने प्रोडक्ट बनाया, जो भी आपने प्रोसेस क्रिएट किया है, उस प्रोडक्ट या प्रोसेस का आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। पेटेंट इज ए कंट्री स्पेसिफिक राइट। आपने देखा होगा कि हर कंट्री का एक अलग संविधान होता है, हर कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरह से हर कंट्री का एक पेटेंट को देने का नियम भी अलग है। हर कंट्री का अपना एक लॉ होता है पेटेंट का, हर कंट्री का अपना एक पेटेंट एक्ट होता है। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज इंडिया के अंदर भी फाइल करी है पेटेंट करने के लिए, और आपने सेम चीज किसी अदर कंट्री में भी फाइल किया है, तो जरूरी नहीं कि अगर आपको इंडिया में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस का पेटेंट मिल गया है तो अदर कंट्री में भी आपको उसका राइट मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि वहाँ का लॉ कैसा है, वहाँ का एक्ट कैसा है। उसी तरह से सेम अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट है, वो इंडिया में भी फाइल करता है और अपनी कंट्री में भी फाइल करता है, तो हो सकता है उसको अपनी कंट्री में पेटेंट मिल गया हो, बट जरूरी नहीं कि उसको इंडिया में उस पर्टिकुलर चीज का पेटेंट मिले, राइट मिले। तो पेटेंट एक कंट्री स्पेसिफिक राइट है। पेटेंट gives monopolistic rights to its owner to exclude other from making, using, selling, offering। जब भी आपके नाम से किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस का पेटेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस पे आपको एक पेटेंट सर्टिफिकेट मिलता है, पेटेंट जब आपका ग्रांट होता है, तो आपको एक मोनोपोलिस्टिक राइट मिलता है, एकाधिकार मिलता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या पर्टिकुलर प्रोसेस पे। आप एक्सक्लूड कर सकते हो दूसरों को उसको बनाने से, उसको बेचने से, उसको यूज करने से। जैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे आपको एक्सक्लूड कर सकते हो अदर, उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी आपका राइट होता है। आप उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की वजह से आप दूसरों को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। What can be registered under the patent act in India? इंडिया में क्या क्या चीज पेटेंट करवाई जा सकती है? एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस। प्रोडक्ट मींस कोई भी आपका डिवाइस हो सकता है, कोई आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपका मैकेनिकल प्रोडक्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरह का आप उत्पाद क्रिएट कर रहे हो। और प्रोसेस, हर प्रोडक्ट के पीछे का एक प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो आरओ सिस्टम काम करता है, आरओ एक डिवाइस है, एक प्रोडक्ट है, और हर कंपनी का आरओ डिफरेंट टाइप से वाटर को प्यूरिफाई करता है, तो उनका प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस डिफरेंट है। अब इंडिया में दो तरह की वैक्सीन अभी प्रचलित है, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड। उन दोनों को दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, उनको दोनों को बनाने का प्रोसेस भी अलग अलग है। तो कहने का मतलब, आप इंडिया में क्या क्या चीज पेटेंट करवा सकते हो। आप कोई भी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है या उसके पीछे का प्रोसेस अगर आप डेवलप कर रहे हो, विच इज न्यू, जो नया हो, नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस मीन्स कोई आसानी से ये ना कह दे इसको तो मैं भी बना सकता हूँ, इसमें आपने क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की है, कोई टेक्नोलॉजी इसमें आप लगाई ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है। तो मीन्स जो भी आप डेवलप कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर प्रोसेस हो, वो आपका नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, एंड इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी कि वो चीज पब्लिक के काम आनी चाहिए, वो उसका एक पब्लिक के लाइफस्टाइल को वो चीज इजी बनानी चाहिए। तो जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, जो भी आप प्रोसेस क्रिएट करते हो, जो नया हो, नॉन ऑब्वियस हो, आप इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन हो, आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। ए पेटेंट इज नॉट granted if the invention is already available in public domain। मीन्स जब भी आप कोई नया चीज बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी प्रोसेस बनाते हो, अगर वो पहले से भी किसी भी बुक में अवेलेबल है, किसी लिटरेचर में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी सोशल मीडिया में, किसी रिसर्च पेपर में, अगर वो कहीं भी पहले से ही पब्लिक को पता है, वो पब्लिक डोमेन में पहले से ही अवेलेबल है, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस पे आपको पेटेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। क्योंकि उस केस में जो आप ये कहते हैं कि विच इज न्यू, वो नया होना चाहिए, वो नएपन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है, वो नोवेलिटी उसकी लॉस्ट हो जाती है। तो जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाते हो, अगर वो नया है, वो पहले से किसी को पता नहीं है, पहले से कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, पहले से किसी भी बुक में अवेलेबल वो नहीं है, अगर वो नॉन ऑब्वियस है, इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन है, आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। कोई भी आप आर्टिकल जब बनाते हो, कोई भी कोई एपरेटस हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन हो सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल सिरप हो सकती है, जो भी हम घरों में जो लिक्विड यूज करते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, उनका भी एक कंपोजिशन होता है, उसका भी एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है, उसको भी आप पेटेंट एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो। हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट? कौन अप्लाई कर सकता है? एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, आइदर अलोन और jointly विद एनी अदर पर्सन। ये बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ मनोज सर।
तो कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट ये क्लेम करता है कि उसने ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या प्रोसेस को क्रिएट किया है, तो वो अपने नाम से फाइल कर सकता है। वो अकेला भी फाइल कर सकता है या फिर वो जॉइंटली किसी अदर पर्सन के साथ मिलकर भी वो फाइल कर सकता है, या एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन, या वो किसी को असाइन कर दे कि हाँ मेरे भी यहाँ पे ये फाइल करेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो उस केस में आप इन्वेंटर है, वो आपका इंस्टीट्यूट आपका असाइनी हो जाएगा, आप उसको असाइन कर रहे हो। तो या तो आप खुद फाइल कर सकते हो या किसी के साथ जॉइंटली फाइल कर सकते हो, या आप किसी को असाइन कर सकते हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज पर्सन। जब किसी व्यक्ति विशेष की या किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसका कोई ना कोई लीगल नॉमिनी होता है, वो उसके भी यहाँ पे फाइल कर सकता है। अगर हम बात करें पेटेंट के अंदर, हम इन्वेंशन की बात करते हैं, हम नए नए इनोवेशन की बात करते हैं जो नए होते हैं, जो पब्लिक के लाइफस्टाइल को इजी बनाते हैं, जो पब्लिक के काम आती है, जो इंडस्ट्री लेवल पे उनका एक एप्लीकेशन होता है। अगर हम बात करें फेमस इंडियन इन्वेंशन की, टाटा नैनो के बारे में आपने सुना होगा, नैनो कार के बारे में, इसमें खूब सारी पेटेंट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी। हेपेटाइटिस वैक्सीन जो एक इंडिया का प्रोडक्ट है, जयपुर हुड, ये भी एक इंडिया का प्रोडक्ट है। तो ये इंडिया के कुछ फेमस इनोवेशन है, इन्वेंशन है। जब भी हम पेटेंट की बात करते हैं, हम पेटेंट एक्ट की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि पेटेंट जब भी कोई दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या प्रोसेस को जिसमें टेक्नोलॉजी होती है, तो जो नहीं होती है, जो पब्लिक के वो चीज काम आती है, पब्लिक के लाइफस्टाइल को इजी बनाती है। टेक्नोलॉजी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी, उससे फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी का मीन्स टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे एक बेबी शावर कैप देख रहे हैं, ये बच्चे को नहलाते टाइम काम में आती है, यानी कि बच्चे की आंख में साबुन या पानी ना जाए। तो एक तरह की डिवाइस है, फर्स्ट टाइम किसी ने बनाया था, अपने नाम से रजिस्टर करा लिया। इस तरह का डिस्प्ले आप देख रहे हो, कार्ड स्वाइपिंग मशीन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन आप खूब देखते हो आजकल मैरिज सेरेमनी में, तो वो भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट टाइम किसी ने बनाया, उसने अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया। इस तरह के आपने डिवाइस देखे होंगे, क्लॉथ हैंगिंग डिवाइस अपने घरों में खूब मिलती है, तो ये भी फर्स्ट टाइम किसी ने बनाया था, ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी थी जो पब्लिक के काम आती है। फर्स्ट टाइम किसी ने बनाया, उसने अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया, पेटेंट एक्ट में उसको रजिस्टर करवा लिया। इस तरह की आपने कैप देखी हो, इसमें एलईडी लाइट्स लगी रहती है, तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। कैंडल रिस्टोरिंग डिवाइस, जैसे जैसे कैंडल मेल्ट होता जाएगा वापस से रिस्टोर होता जाएगा, तो ये भी एक तरह की डिवाइस है। ये आपको एक मिरर दिख रहा है, और मिरर विद आयरन टेबल। जब इसको एज ए मिरर भी काम में ले सकते हैं, या फिर इसको आयरन करने के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। एक तरह का पेस्ट स्क्वेजर मशीन, पेस्ट निकालने का। स्कूटर कम स्ट्रोलर, बड़ी बड़ी सिटीज में आपने देखा होगा कि महिलाओं के पास टाइम नहीं होता और वो वर्किंग भी होती है, वर्किंग वुमेन्स रहती है और छोटी छोटी फैमिलीज रहती है, तो इस तरह का स्कूटर कम स्ट्रोलर बना दिया किसी ने, तो कि उसको वो के रूप में भी हेल्प मिलती है, और बच्चे को भी इसमें कैरी किया जा सकता है। अम्ब्रेला विद हैंड बैग, इसको एज जब बारिश या धूप हो तो उसको एज ए अम्ब्रेला इसको काम में ले सकते हैं, अदरवाइज को एज ए हैंड बैग के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब, जब भी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है जो नई होती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो प्रोसेस हो, अगर वो पब्लिक के वो चीज काम आ रही है, अगर वो नई है, नॉन ऑब्वियस है, तो उसको हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर हम इंडिया के ही कुछ फेमस इनोवेटर की बात करें, जैसे रेम्या जोस, इन्होंने क्या किया, एक बाईसाइकिल पाउडर्ड वॉशिंग मशीन को जनरेट किया था। ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मनी, 14 इयर्स ओल्ड रेम्या जोस, इनके गांव में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट की प्रॉब्लम्स रहती थी, लाइट्स नहीं थी और पैसों की भी कमी थी। तो इन्होंने एक बाईसाइकिल पाउडर्ड वॉशिंग मशीन को जनरेट किया, डेवलप किया। जिस प्रकार से हम साइकिल के अंदर पैडलिंग करते हैं तो वो साइकिल आगे बढ़ती है, उसी तरह से इन्होंने इस तरह की एक डिवाइस क्रिएट की, जो बाइक होती है, जो मोटरसाइकिल है, उसके पुराने पार्ट्स को यूज करके उसमें उन्होंने इस तरह की एक डिवाइस जनरेट की, बनाई। जब उसके अंदर पैडलिंग की जाती है तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी, उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है, और उसको इस प्रकार की जो डिवाइस है उसको फिर उसमें एज ए वॉशिंग मशीन के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो दिस मशीन क्रिएटेड पावर थ्रू पैडलिंग, यानी कि पैडलिंग से इस तरह से इनका दिमाग में एक आइडिया है कि इस तरह से पैडलिंग करेंगे तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। Sarang Summes is youngest innovator of India. He created his first robot at the age of 4. सारंग सुम्मेश एक 4 साल के बच्चे ने ये क्या एक रोबोट बना दिया। गुरु सिमरन सिंह of Gurugram built an assistive device called iScribe at the age of 16 when he was in class 12. गुरुग्राम के गुरु सिमरन सिंह ने देखा कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं उनको दिखता नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते, सब्जेक्ट मैटर को रीड नहीं कर पाते, तो इनके लिए इन्होंने क्या किया, एक iScribe डिवाइस, एक ऐसे गॉगल्स बनाए, जब उसको लगा के जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें एक बटन को प्रेस करना होता है, एक बटन को दबाना होता है, और उससे जो सब्जेक्ट मैटर जो लिखा हुआ जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके सुनाता है। तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने, इनके दिमाग में इस तरह का आइडिया है, इन्होंने इस तरह का डिवाइस डेवलप कर दिया।
Anang Tadar is a young innovator from Arunachal Pradesh who invented when he was in class 11 goggles for blind. इन्होंने देखा कि जो ब्लाइंड जो पीपल होते हैं उनको दिखता नहीं है, वो रोड क्रॉस करने में काफी तकलीफ आती है, काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या कि इस तरह के गोगल्स बनाए G4V के नाम से, कि जब वो जो ब्लाइंड्स लोग हैं जो क्या करते हैं, जब इस तरह के G4V को लगा के जब रोड क्रॉस करते हैं, तो अगर सामने से अगर कोई 2 मीटर की डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको बता पाते हैं कि अभी आपको रुकना है, अभी आपको चलना है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है और इन्होंने देखा कि काफी लोगों को समस्याएं होती है, तो इस तरह इन्होंने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। सम यंगेस्ट पेटेंट होल्डर इन इंडिया की बात करते हैं, टेनिथ आदित्य। The banana leaf technology which he invented when he was just 15 years old. The innovation extend the life of banana leaves for over a year and could be farewell to single-use plastic and paper. टेनिथ आदित्य केरला के गांव के थे और इन्होंने क्या किया, बनाना लीफ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में काफी सारे बनाना होते हैं और उनकी जो लीव्स, उनकी जो पत्तियां हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खराब होने लगती है। तो उन्होंने उनको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसमें जो बनाना लीव्स है उनको लगभग 1 साल तक भी स्टोर किया जा सकता है और फिर उनका एक प्लास्टिक पेपर के रूप में या फिर जो डिस्पोजल वगैरह आप यूज करते हो उसके रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है और ये एक तरह का एक टीनेज साइंटिस्ट है और इन्होंने अब तक 19 इन्वेंशन का इनके नाम रिकॉर्ड है और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है और काफी सारे पेटेंट्स भी इनके नाम रिकॉर्ड है, जस्ट एक 15 ईयर्स ओल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन किसी भी एज में टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है। पेटेंट के अंदर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी आप प्रोसेस बनाते हो, उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर फाइलिंग, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट या प्रोसेस लॉन्च करते हो, बनाते हो, कोई आइडिया आपके दिमाग में होता है, तो कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है बिफोर फाइलिंग। फर्स्ट प्रोटेक्ट देन पब्लिश, यानी कि आपको किसी को बताना नहीं होता कि आपने ये बनाया। आपको बिल्कुल इसका अगर आप बता देंगे तो उसका जो नोवेलिटी है, जो नोवेलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो न्यूनेस है उसकी, वो खत्म हो जाती है। डू नॉट पब्लिश योर इन्वेंशन बिफोर फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन। डू नॉट वेट अंटिल द इन्वेंशन इज फुली डेवलप्ड फॉर कमर्शियल वर्किंग बिफोर अप्लाइंग पेटेंट। जब भी आप कोई बना रहे होते हैं तो उसमें काफी सारा टाइम लगता है, काफी सारे हो सकता है काफी महीने भी लग जाए, काफी सारे मंथ्स लग जाएं। तो आपको उसका वेट नहीं करना है कि जब तक वो फुली डेवलप नहीं होगा तब तक मैं उसको फाइल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसी दौरान कोई अदर स्टूडेंट भी, अदर कोई भी कैंडिडेट और उसको सेम इन्वेंशन को प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है, तो फिर अगर वो उसने पहले फाइल किया तो उसको पहले क्रेडिट मिलेगा। तो कहने का मतलब जो भी आपके दिमाग में आइडिया, आप उसको प्रोविजनली फाइल कर सकते हो और जब फाइल करते हो तो वो आपकी जो प्रोविजनल डेट है, जो डेट ऑफ फाइलिंग है, जो प्रायोरिटी डेट है, वो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है। model prototype is not required for filing. Do not share your invention with others. Every application for a patent shall be for one invention. अगर आप एक टाइम के अंदर एक से ज्यादा इनोवेशन कर रहे हो, एक से ज्यादा चीज इन्वेंट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए अलग अलग फाइल करना होता है। सिंगल जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो सिंगल इन्वेंशन के लिए एप्लीकेबल होती है। Keep a record of almost everything related. Patent rights are territorial, not worldwide. क्योंकि हर कंट्री का एक अलग लॉ है, अलग एक्ट होता है, तो वो टेरिटोरियल राइट होता है। आपको कोई भी ग्लोबल इंटरनेशनल पेटेंट इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। जब भी आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो और आप चाहते हो कि उसको फाइल करना है, तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि पता नहीं क्या फीस होगी, क्या फॉर्म्स होंगे। तो हम कुछ फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म 1 ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेंट का डिटेल्स रहता है, इन्वेंटर का डिटेल्स रहता है, राष्ट्रीयता क्या है, जो भी आप इन्वेंट करें उसका टाइटल क्या है, फॉर्म 1 के माध्यम से फाइल करनी होती है। फॉर्म 2 डिटेल ऑफ इन्वेंशन, जो भी आप इन्वेंट कर रहे हो, जो भी आप इनोवेशन कर रहे हो, उसका जो स्पेसिफिकेशन, उसकी जो ड्राफ्टिंग है, वो आपको फॉर्म 2 के साथ फाइल करनी होती है। उसमें टाइटल, बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग्स और आपका क्लेम्स। क्लेम्स के बेसिस पे ही प्रोटेक्शन मिलता है, क्लेम्स के बेसिस पे ही आपको पेटेंट सर्टिफिकेट मिल रहा है। आपके क्लेम्स कैसे हैं डिपेंड करता है किस तरह का आपने क्लेम कर रहे हो। आप प्रोडक्ट के लिए क्लेम कर रहे हो, आप प्रोसेस के लिए क्लेम कर रहे हो, अगर वो क्लियर है, डेफिनेटिव है, अगर वो नए हैं, पहले से वो अगर नहीं अवेलेबल है जो आपने क्रिएट किया है, तो आपको उसके बेसिस पे अगर सारी नॉर्म्स फुलफिल कर रहा है तो क्लेम्स के बेसिस पे आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। फॉर्म 3 डिटेल्स ऑफ फॉरेन फाइलिंग ऑफ सिमिलर इन्वेंशन, अगर आपने सेम इन्वेंशन को अगर आप किसी अदर कंट्री में भी फाइल कर रहे हो तो आपको फॉर्म 3 के माध्यम से बताना होता है कि आपने उस अलग कंट्री में भी फाइल किया है। फॉर्म 5 डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, अगर इन्वेंटर और एप्लीकेंट डिफरेंट है तो आपको फॉर्म 5 के माध्यम से बताना है। फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, सबसे फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इस फॉर्म के फाइल के बिना आपकी एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन नहीं होता है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन,
आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एग्जामिनेशन करवाने के लिए, जब आप फॉर्म फाइल करते हो तो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन सेक्शन में मूव किया जाता है और आपको एक रिपोर्ट जनरेट होती है। फॉर्म 28, अगर आप एक स्टार्टअप है या कोई एमएसएमई कंपनी है या कोई स्मॉल एंटिटी है तो आपको फॉर्म 28 फाइल करना होता है, ये ऑप्शनल रहता है। फीस क्या रहती है? अगर आप एक नेचुरल पर्सन है, मीन्स आप एक स्टूडेंट है, आप एक फैकल्टी है, आप एक इंडिविजुअल है, या फिर आप एक स्टार्टअप, आपकी कंपनी एक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, या आप एक स्मॉल एंटिटी हो, या आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से फाइल कर रहे हो, कोई भी लॉ इंस्टीट्यूट या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो जब आप एक नेचुरल पर्सन है, एक स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप एक स्कॉलर है, आप एक फैकल्टी है, तो अगर आपने जो फाइल किया है, आप जो इन्वेंशन कर रहे हो, अगर आपका जो इन्वेंशन का सब्जेक्ट मैटर अगर विद इन द 30 पेज है और उसमें 10 क्लेम्स है, तो आपकी फीस रहती है 5600, 5600 टोटल फीस लगती है इसमें। फॉर्म 1 की 1600 और फॉर्म 18 की 4000। जो फॉर्म 18 जो आपका आरक्यू फॉर्म होता है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अगर सिमिलर इन्वेंशन कोई बड़ी कंपनी उसको इन्वेंट कर रही है, कोई भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकती है, कोई भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो सकती है, अगर वो सिमिलर इन्वेंशन फाइल करे तो उसकी फीस लगती है 28,000, 28,000 रुपए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स है, नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल, उनकी फीस लगभग 80% तक कम लगती है कंपैरिजन टू एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अदर देन नेचुरल पर्सन या अदर देन इंडिविजुअल्स। तो आपको फीस कंसेशन दिया जाता है, आप ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, एसएमएस अलर्ट, ये सारी सुविधा आपको घर बैठे ही मिलती है। और ये वेबसाइट रहती है ipindia.gov.in के नाम से। आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको इसके होम पेज पे पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई, आरजीएन, आईपीएम जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी के नाम से, उसमें सारी इसमें सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। जब भी आप पेटेंट फाइल करते हो ऑनलाइन तो एक ऑप्शन रहता है कॉम्प्रेसिव ई फाइलिंग। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन होता है। इसमें आपको अपनी आईडी को साइन अप करके इसमें फाइल करना होता है अपने सब्जेक्ट मैटर को पेटेंट एप्लीकेशन के रूप में। और आप ऑनलाइन तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से क्लिक भी करवा सकते हो। एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन, एक्सपेडाइट मींस फास्ट कंडीशन में एग्जामिनेशन, मींस स्पीडी कंडीशन में एग्जामिनेशन। आप चाहते हो कि आपने जो फाइल किया उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिले, जल्दी से जल्दी आपका पेटेंट ग्रांट हो, तो उस तरह के एग्जामिनेशन को हम एक्सपेडाइट कंडीशन में एग्जामिनेशन कहते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप है, अगर आप एक स्मॉल एंटिटी है, अगर एप्लीकेंट इज ए फीमेल, एप्लीकेंट इज ए फीमेल मींस अगर जो भी अगर फाइल कर रहा है, अगर वो आवेदक महिला है, अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर भी फाइल किया, अगर उसमें भी अगर एक सिंगल महिला है, अगर 5-6 लोग मिलकर फाइल करें उसमें भी एक सिंगल महिला है, अगर सिंगल फीमेल है, तो भी आप एक्सपेडाइट कंडीशन में एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर इंडिया को एज ए आई से सेलेक्ट करते हो आप, या फिर कुछ ट्रीटीज रहती है फॉरेन कंट्री के साथ, तो उस कंडीशन में भी आप एक्सपेडाइट कंडीशन में एग्जामिनेशन करवा सकते हो। टाइमलाइंस, प्रोविजनल जैसे कि आप कोई भी चीज इनोवेट कर रहे हो, इनोवेशन आप कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस का, उसमें काफी सारा टाइम लगता है, तो आपको उसका वेट नहीं करना है, आप उसको प्रोविजनली फाइल कर सकते हो, इनिशियली फाइल कर सकते हो। जो दिमाग में आपके आइडिया है, जो भी आपने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, उसको आप प्रोविजनली फाइल भी कर सकते हो। फिर जब आप कंप्लीट फाइल करते हो तो उसमें आपको 12 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यानी कि प्रोविजनल के बाद आप 12 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट फाइल कर सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन जो आपका फॉर्म 18 है, उस फॉर्म 18 के बिना आपका एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन ही नहीं होता है। उस फॉर्म को आपको विद इन द 48 मंथ में फाइल करना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को फाइल करते हो, उसके 4 साल के अंदर आप 4 ईयर के अंदर आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हैं। उसके जब आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करते हो तो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन सेक्शन में मूव किया जाता है, उसका एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उसको FER बोला जाता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसका रिप्लाई आपको विद इन द 6 मंथ्स में देना होता है और 3 मंथ्स के लिए आप उसका एक्सटेंशन भी ले सकते हो। फॉर्म 3, अगर आपने सिमिलर इन्वेंशन को अगर किसी अदर कंट्री में भी फाइल किया, किसी फॉरेन में भी फाइल किया है, तो आपको विद इन द 6 मंथ्स में आपको बताना होता है। फॉर्म 5, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, जो कि अगर आपने एप्लीकेंट और इन्वेंटर आप डिफरेंट है तो आपको विद इन द 1 मंथ में आपको फाइल करना होता है। और विद इन द 15 मंथ्स में आप अपनी एप्लीकेशन को अगर चाहो तो विड्रॉल भी कर सकते हो। और जब भी आप पेटेंट के लिए फाइल करते हो, अगर वो सारा आप FER जनरेट होते हैं, उसका अगर आप जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं उसमें अच्छे से आप रिप्लाई देते हैं, उसका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर SMS अलर्ट, जो भी सारी सुविधा जो आपको घर बैठे ही मिलती है, और सारे अगर आप नॉर्म्स फुलफिल करते हो उस पर्टिकुलर पेटेंट क्राइटेरिया, पेटेंट एक्ट से रिलेटेड, और जब आपका पेटेंट ग्रांट होता है तो इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें पेटेंट नंबर रहता है यूनिक, एप्लीकेशन नंबर मेंशन रहती है, डेट ऑफ फाइलिंग, फर्स्ट डे जब आप फाइल करते हो अपने इनोवेशन को, उस वो डेट इसके अंदर मेंशन रहती है। इसी डेट के 20 इयर्स तक
20 साल तक आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस पे आपको राइट मिलता है। पेटेंटी जो फाइल करता है, जो एप्लीकेंट है, उसका नाम इसके अंदर मेंशन रहता है, तो इस तरह से आपका पेटेंट सर्टिफिकेट रहता है। तो पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोसेस का, किसी भी डिवाइस का, जो भी आप नया क्रिएट करते हो, जो न्यू हो, नोवेल हो, नॉन ऑब्वियस हो, इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन हो, आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। तो पेटेंट में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नई नई जो तकनीक आप डेवलप करते हो उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल डिजाइन। सर डिजाइन मींस ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑन एन आर्टिकल। मनोज किसी भी सर प्रोडक्ट एस्थेटिक अपीयरेंस, किसी भी प्रोडक्ट की एक आई मनोज गेजिंग सर फीचर्स। सर आपकी स्लाइड बढ़ नहीं रही सर, स्लाइड आगे। कब से नहीं बढ़ रही सर? सर 13 की बात नहीं बढ़ी सर। ठीक, ठीक है सर, अब आ गई। अब पेटेंट्स का पूरा क्लियर हो गया सर? ये हो गया सर, हो गया। अभी आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन का पेज दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। कंटिन्यू सर आप, बिल्कुल। Design means features of shape, configuration, pattern, ornament, or composition of lines or color applied to any article, whether in 2D or in 3D or in both form by यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, नया है, और आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर डिजाइन को कोई और कॉपी ना कर ले, और उस डिजाइन का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के पास ही रहे, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर डिजाइन को आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा, उसको डिजाइन एक्ट में आपको सिक्योर करवाना पड़ेगा। तो यानी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिजाइन की बात करते हैं, जिसमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एक यूनिक लाइनिंग होती है, चाहे वो 2D मैनर में हो, 3D मैनर में हो, यानी कि जो प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव बनाता है जो पर्टिकुलर डिजाइन, उस पर्टिकुलर डिजाइन को हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट रजिस्टर करवाते हैं। आपने देखा होगा कि जो जितने भी फैशन डिजाइनर है, जब भी अपना यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस डिजाइन को सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं, ताकि कोई अदर कॉम्पिटिटर उस डिजाइन को कॉपी ना कर ले। तो जितने भी फैशन डिजाइनर सबसे पहले अपने डिजाइन को इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की एक यूनिक एस्थेटिक जो अपीयरेंस है, जो यूनिक आई कैचिंग फीचर है, जिसमें यूनिक डिजाइन होता है, किसी भी बेडशीट का डिजाइन हो सकता है, किसी भी कार का एक डिजाइन हो सकता है, किसी भी स्कूटी का अलग डिजाइन हो सकता है, किसी भी बोतल का शेप हो सकता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनी की शैम्पू का बोतल का डिजाइन भी अलग अलग रहता है। इस तरह की आपने बोतल देखी होगी, इनका भी यूनिक डिजाइन रहता है। बच्चों के जो टॉयज रहते हैं, जो भी स्कूल बस है, सर क्लॉक सॉरी है। टू इंटरप्ट सर। मनोज सर, हाँ जी सर। सर स्लाइड नहीं बढ़ रही, डिजाइन ही दिख रही। अब आई सर आगे की स्लाइड। चलिए मैं इसको दोबारा से बंद करके दोबारा चालू करता हूँ, एक सेकंड। ठीक सर, ठीक सर। आवाज क्लियर आ रही सर? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सभी विद्यार्थी अपना ऑडियो वीडियो बंद रखें। ले लिया आपने पानी है उसमें पानी है। सभी स्टूडेंट अपना ऑडियो वीडियो बंद रखें। हाँ बढ़ रही है सर, अब स्लाइड बढ़ रही है सर। ओके, अभी दिख रहा है आपको डिजाइन ऑफ सेट ऑफ आर्टिकल्स? जी सर, जी सर, दिख रहा है सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। एक सेट ऑफ आर्टिकल्स को भी हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। सेट मींस ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द सेम जनरल कैरेक्टर ordinarily sold together or intend to be used together, all bearing the same design, with or without modification, not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof। यानी कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक सेट
जब आप उसको इंडिविजुअली आप उसको सेल नहीं कर सकते, आप उसको इंडिविजुअली परचेज नहीं कर सकते, यानी कि पूरा का पूरा आपको सेट परचेज करना होता है, उसको सेल करना होता है पूरे सेट को, यानी एक सेट ऑफ आर्टिकल को भी इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाया जा सकता है, चाहे वो ज्वेलरी सेट हो सकता है, कोई एयरपोर्ट सेट हो सकता है, कोई सोफा सेट या कोई भी जूती सेट। किसी ने अपने मास्क का भी डिजाइन का भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अलग अलग साइकिल का डिजाइन अलग अलग है, अलग अलग कंपनी की वॉच का डिजाइन अलग अलग है, इस तरह के डिवाइस का डिजाइन अलग अलग है। राउंड बॉटम फ्लास्क आपने देखा होगा, डिस्पेंसर बोतल, सोफा सेट, तो जितने भी प्रोडक्ट के डिजाइन होते हैं, यूनिक डिजाइन होते हैं, उनको कंपनी सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाती है। कंडीशंस क्या है? द डिजाइन शुड बी न्यू और ओरिजिनल, मींस जब भी हम किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो नया होना चाहिए, वो नोवेल होना चाहिए। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी को आपको अपने माइंड से, अपने इंटेलेक्ट से उस प्रॉपर्टी को जनरेट करना है, चाहे वो पेटेंट हो, डिजाइन हो, कॉपीराइट हो। तो यानी कि जब डिजाइन की भी बात करते हैं तो डिजाइन भी शुड बी न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए। जो आपके पेंटिंग्स है, स्कल्पचर है, उनको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट नहीं करवाते, क्योंकि जो पेंटिंग या जो भी मूर्तियां हैं उनका कोई इंडस्ट्री लेवल पे कोई प्रोसेस नहीं होता है, इंडस्ट्री लेवल पे बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है, उनको बल्क में नहीं बनाया जाता, तो इनको एक्सक्लूड रखा जाता है पेंटिंग एंड स्कल्पचर को। तो इस तरह से हम किसी भी डिजाइन का जो कोई नया है और करवा रखा है, तो यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का जो एक्सक्लूसिव डिजाइन है आप उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हो। फीस क्या रहती है? जो अगर आप एक नेचुरल पर्सन है या आप एक स्मॉल एंटिटी है तो आपकी फीस रहती है लगभग 1000 रुपीज। अगर आप यही कंपैरिजन करें, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, एक बड़ी कंपनी से, तो की फीस रहती है लगभग 4000। फॉर्म्स जैसे पेटेंट के हमने देखा कि फॉर्म 1 रहता है, उसमें एप्लीकेंट फुल डिटेल, नेशनलिटी, लीगल स्टेट, सेम उसी तरह यहाँ भी आपको एक लीगल जो डॉक्यूमेंट है आपका वो फॉर्म 1 के रूप में आपको फाइल करना होता है, और किस क्लास में आप डिजाइन को फाइल कर रहे हो, नेम ऑफ द आर्टिकल, ये सारा सारा डाटा आपको फॉर्म 1 के अंदर फिल करके फाइल करना होता है। और 2 स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिस भी डिजाइन के लिए आपको उसका एक्सक्लूसिव राइट चाहिए, जिस भी डिजाइन के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए, उस डिजाइन के आपको 2 स्टेट्स आपको फाइल करने होते हैं। अगर आप अटॉर्नी की तरफ से आ रहे हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी फाइल कर सकते हो, फॉर्म 21। अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आपको फॉर्म 24 फाइल करना होता है। तो जब आपका डिजाइन फाइल करते हो तो आपका एक डिजाइन को पेटेंट ऑफिस के जर्नल में पब्लिश किया जाता है, उसमें यूनिक डिजाइन नंबर मेंशन रहता है, क्लास मेंशन रहती है, एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइटल्स और वेस्ट व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जिस भी डिजाइन के लिए आपने प्रोटेक्शन लिया है उस डिजाइन का क्या एक वेस्ट व्यू भी उसमें अंदर पब्लिश रहता है। तो इस तरह से डिजाइन में हम किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन की बात करते हैं, जब भी आप किसी डिजाइन को प्रोटेक्ट करवाना है, सिक्योर करवाना है, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिजाइन को इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं, फाइल कराते हैं। हम बात करते हैं ट्रेडमार्क्स। ट्रेड मींस बिजनेस, यानी बिजनेस करने का एक मार्क। किसी भी आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी के लोगो अलग अलग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। जैसे लेवाइस का अलग लोगो है, गूगल का अलग लोगो है, फेसबुक का अलग है, सैमसंग का अलग है, पेप्सी का अलग है, कोका कोला अलग लोगो है। तो जितनी भी कंपनीज है उनका एक डिफरेंट लोगो रहता है, और लोगो या जो सिंबल है उनको कंपनी सबसे पहले ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवाती है, ट्रेडमार्क एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवाती है। कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम, सिंबल और डिवाइस आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द सोर्स ऑफ द गुड्स और सर्विस ऑफ वन ट्रेडर फ्रॉम दोज ऑफ अदर। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जो भी कारीगर होते थे, उस अपनी जो भी उसकी अपनी कलाकृति होती थी, उनको जब भी बनाते थे, वो उसको इन्वेंट करते थे, तो उस पे अपनी सील या मोहर लगा देते थे, ताकि जब भी उसको कोई देखता था उस पर्टिकुलर कलाकृति को, तो उसको देख के ही पहचान जाता था कि हाँ ये उस पर्टिकुलर कारीगर ने इसको इन्वेंट किया है, उसको डिजाइन किया, इसको बनाया है। तो वो जो सील या मोहर थी वो उनका ट्रेडमार्क होता था। तो ट्रेडमार्क में हम किसी भी सील की, किसी भी नेम की, किसी भी सिंबल की या डिवाइस की बात करते हैं। मान लीजिए अगर आपके सामने 10 मोबाइल रखे हैं और उस आपको कह दिया जाए कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल ही आपको सेलेक्ट करना है, तो जिस लोगो के माध्यम से या जिस सिंबल के माध्यम से, जिस नेम के माध्यम से आप उस पर्टिकुलर कंपनी के मोबाइल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहचान पा रहे हो, वो सिंबल, वो लोगो आपका ट्रेडमार्क कहलाता है। यानी कि ट्रेडमार्क की हेल्प से हम एक कंपनी के लोगो को दूसरी कंपनी के लोगो से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड एक्सक्लूसिव मोनोपोली ओवर ए क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस, allow a business entity to public goodwill and brand reputation, assures customer about quality of goods और सर्विस। कई बार हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो एक पर्टिकुलर लोगो देख के खरीदते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी से आ रहा है तो अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। तो यानी कि कस्टमर एश्योर्स रहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को लेके। और कई बार क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जब कोई कंपनी
स्टार्ट होती है, खुलती है, तो जब भी अपना कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो और जब उसका एक अपने लोगों को जब ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवाती है, रजिस्टर करवाती है, और जब वो हिट हो जाती है, तो कंपनी नए-नए प्रोडक्ट और भी लेके आती है। तो यानी कि ट्रेडमार्क उस पर्टिकुलर कंपनी को एक ब्रांड रेपुटेशन देने में, एक मार्केट गुडविल जनरेट करने में, एक मार्केट गुडविल एक्वायर करने में भी हेल्प करता है। तो ट्रेडमार्क की हेल्प से हम क्या करते हैं, अदर जो गुड्स है, अदर कंपनी के गुड्स जो भी सर्विस है, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ट्रेडमार्क का सब्जेक्ट मैटर कोई भी, जैसे आपने देखा अलग-अलग कंपनी का लोगो अलग-अलग है, मैकडी का अलग लोगो है, कोका कोला का अलग है, स्पोर्ट्स वियर कंपनी उनका अलग लोगो है। अगर आपने कोलंबिया प्रोडक्शन हाउस की मूवी देखी है, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक मूविंग मार्क आता है, एक महिला का स्टैच्यू आता है, तो वो भी एक तरह का ट्रेडमार्क है। नौकरी.com का अलग लोगो है, पेप्सी ये दिल मांगे मोर, इसका भी एक अलग लोगो है, गूगल का एक डिफरेंट लोगो होता है। तो जितने भी लोगो हैं, सिंबल हैं, नेम है, जो टैगलाइन है, स्लोगन है, वो सारे के सारे ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाए जाते हैं। अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी है, तो मेट्रो गोल्डविन मेयर की, तो उसमें एक दहाड़ते हुए शेर की पिक्चर आती है स्टार्टिंग में, रोरिंग लियोन की, तो वो भी एक रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। यानी कि साउंड्स को भी आप रजिस्टर करवा सकते हो ट्रेडमार्क के अंदर। नोकिया की वेल नोन ट्यून आपने सुनी होगी, इंटेल की ट्यून आपने सुनी होगी, प्रोसेसर की, एप्पल की एक अलग ट्यून होती है। तो ये साउंड्स भी कंपनी अपने जो भी स्लोगन है, इनको भी ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाती है। तो जब भी है ट्रेडमार्क फाइल कर रहा था, उसकी खास बात क्या है, गुड ट्रेडमार्क की इनहेरेंट होना चाहिए, एक्वायर्ड होना चाहिए। यानी कि उसको हमें इनहेरेंट करना है, उसको अपने माइंड से डेवलप करना है, उसको माइंड से एक्वायर करना है। हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्क है, उनसे सिमिलर नहीं होना चाहिए। हमको ऑनेस्टली अडॉप्ट करना है, ऑनेस्टली कॉइन करना होता है, नॉट सिमिलर टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्क। और जब भी जैसे मान लीजिए कोई ऐसे मिलता जुलता है, कोई डिसिप्टिवली सिमिलर लेके आता है, कोई भ्रामक जैसा लेकर आता है कि हमें तो इस हाइक के नाम से इस तरह का लोगो चाहिए, तो उसमें इन्होंने अपनी कोई भी माइंड का या इंटेलेक्ट का यूज नहीं किया, वो तो एक सरासर दिख रहा है, कोई कॉपी पेस्ट है। तो इस तरह का लोगो एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे कोई केएफसी के नाम से फाइल कर देता है, जो कि केएफसी से मिलता जुलता है, या कोई फॉर्म के नाम से फाइल कर दिया, मान लीजिए किसी प्यूमा से मिलता जुलता। तो यानी कि जो भी आप लोगो फाइल कर रहे हो, जो भी आपको पर्टिकुलर सिंबल आप फाइल कर रहे हो, वो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सर्च करना है। अपने इस तरह का किसी लोगो आपने जनरेट किया है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उससे सिमिलर नहीं होना चाहिए, उससे डिसिप्लिन सिमिलर नहीं होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए, उनसे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आपको अपने माइंड से, अपने इंटेलेक्ट से उस पर्टिकुलर लोगों को जनरेट करना है। और आप उस पर सर्च भी कर सकते हो, ट्रेडमार्क सर्च फाइंडर के नाम से वेबसाइट पे दिया गया है कि पहले से कोई लोगो रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो आप उस पर सर्च भी कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि टीएम लिखा होता है, कई बार किसी भी प्रोडक्ट पे आर लिखा होता है। टीएम इज अनरजिस्टर्ड लोगो, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर कंपनी का लोगो जब पेंडिंग रहता है, या उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, या वो अनरजिस्टर्ड होता है, तो कंपनी उसको एज ए टीएम उसको यूज करती है। और जब उस कंपनी का लोगो या सिंबल जब प्रोटेक्ट हो जाता है, जब रजिस्टर्ड हो जाता है, तब कंपनी उसको आर से डिनोट करती है। और इसका प्रोटेक्शन 10 इयर्स के लिए मिलता है, बट इसको रिन्यूअल फीस पेमेंट करके इसको जब तक कंपनी उसको आगे भी इसको इनडेफिनेट टाइम के लिए इसको भी जारी रख सकती है। तो एक लाइफ टाइम तक इसका रजिस्ट्रेशन रहता है, अगर वो टाइम पे पेमेंट करती है, रिन्यूअल फीस पे करके। और इस तरह से हम ट्रेडमार्क के अंदर हम जितने भी लोगो है, स्लोगन है, कोई टैगलाइन और साउंड से एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करवा सकते हो। कॉपी एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, कॉपीराइट ओनर हिज राइट्स टू रिप्रोड्यूस, ट्रांसलेट, अडैप्ट, परफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट एंड पब्लिकली डिस्प्ले द वर्क। यानी कि कॉपीराइट जब भी आप कोई नया लिटरेचर लिखते हो, या आपने कोई पेंटिंग क्रिएट की है, कोई आपने फोटोग्राफ क्रिएट किया, कोई ड्राइंग आपने बनाई है, कोई मूवी की अगर स्टोरी आप लिख रहे हो, कोई म्यूजिक आप कंपोज कर रहे हो, या कोई कोरियोग्राफी या कोई मूर्ति आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसको कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। मीन्स कोई आपका लिटरेचर वर्क हो सकता है, कोई लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई आपने पोइम अगर आपने क्रिएट की है, या कोई आप पेंटिंग आप क्रिएट कर रहे हो, या कोई आप आर्टिस्टिक वर्क आप क्रिएट कर रहे हो, या कोई आप ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, नया ड्रामा क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड से, या कोई आपने म्यूजिकल वर्क कंपोज किया, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क आप कंपोज कर रहे हो, या कोई मूवी की यानी कि सिनेमेटोग्राफी फिल्म है, उसको आप बना रहे हो, राइट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको भी आप कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हो। और जब कोई भी आपका लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक या कोई भी पेंटिंग जब आप कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हो, तो कॉपीराइट आपको दो तरह के राइट प्रोवाइड कराता है। इनके राइट ऑफ ऑथर्स ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, आपको इकोनॉमिक राइट एज वेल एज मोरल राइट। इकोनॉमिक राइट अलाउ राइट ओनर्स टू डिराइव फाइनेंशियल रिवार्ड फ्रॉम द यूज ऑफ देयर वर्क बाय अदर्स। यानी कि जब आप कोई बुक लिखते हो, या कोई भी ड्रामा या कोई भी लिटरेचर जब आप क्रिएट करते हो, कोई पोइम आप क्रिएट करते हो, और तो वो आपको एक इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करवाता है। मींस आपको उसमें इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, इसमें आपको एक फाइनेंशियली रिवार्ड आपको मिलता है।
मोरल राइट यानी कि कोई भी अदर पर्सन, कोई भी आप जो एक ऑथर है, आपकी परमिशन के बिना उसको उस पर्टिकुलर मैटर को आपको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, उसको अडेप्ट नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी कि आपके पास उस पर्टिकुलर, हाँ जी बोलिए। यानी कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या जो भी आप लिटरेचर ड्रामा आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपको, अगर आपका नाम से आप एक ऑथर हो, आपके नाम से अगर कॉपीराइटेड एक्ट में आप वो चीज रजिस्टर्ड है, तो आपको कॉपीराइट, आपको मोरल राइट भी प्रोवाइड करवाता है। इकोनॉमिक राइट के साथ साथ आपको मोरल राइट भी प्रोवाइड करवाता है। आप चाहो तो अपने राइट ट्रांसफर भी कर सकते हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल, जो वो सारे राइट ऑथर के पास रहते हैं। और टर्म्स क्या रहता है, जो भी आपका पब्लिश लिटरेचर है, जो भी आप लिटरेचर क्रिएट कर रहे हो या कोई ड्रामा आप क्रिएट कर रहे हो, कोई ड्रामा बना रहे हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क है आपका या कोई म्यूजिकल वर्क है, तो उसका प्रोटेक्शन लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर। यानी कि जिस ऑथर ने उस पर्टिकुलर लिटरेचर को या ड्रामा को या आर्टिस्टिक को या कोई म्यूजिकल वर्क को कंपोज किया है, तो लाइफ ऑफ ऑथर यानी कि जब तक वो ऑथर जीवित है प्लस 60 ईयर तक। सिनेमेटोग्राफी फिल्म यानी कोई मूवी की स्टोरी है या कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है, तो उसका प्रोटेक्शन 60 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट, आपने देखा होगा कि कई बार जैसे आईपीएल है या कोई भी कोई मैच का जो प्रसारण होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो एक पर्टिकुलर चैनल के पास उसका राइट रहता है। तो जो ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट है, उसका राइट रहता है 25 ईयर फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ ब्रॉडकास्ट। परफॉर्मेंस राइट, जो म्यूजिशियन परफॉर्म करते हैं उनका भी एक राइट होता है 50 ईयर्स फ्रॉम द ईयर इन विच परफॉर्मेंस इज मेड। इस ईयर में जो फर्स्ट टाइम उसको परफॉर्म किया गया था, उसके 50 ईयर्स तक उसका एक परफॉर्मेंस राइट भी रहता है। तो आप इसको फाइल कर सकते हो। फॉर्म 14 के डाउनलोड करके, आप वेबसाइट पे फॉर्म 14 दिया गया, आप उसको डाउनलोड करके भी ऑफलाइन फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। फीस, कोई भी लिटरेचर ड्रामा या कोई भी म्यूजिकल वर्क है तो उसकी फीस रहती है 500 और अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है बड़े लेवल पे, कोई भी जीएसटी लेवल पे, तो उसकी 2000 रुपीज रहती है। कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है तो भी 2000। अगर कोई मूवी की स्टोरी आप क्रिएट कर रहे हो तो उसकी प्रोटेक्शन रहता है 5000 रुपीज में आप फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन विद द फॉर्म 14। तो कॉपीराइट में जब भी हम कोई लिटरेचर लिखते हैं, कोई ड्रामा, कोई म्यूजिक, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई मूवी की स्टोरी या कोई साउंड रिकॉर्डिंग, अगर आप कोई म्यूजिक कंपोज करते हो, तो उसका सारा का सारा प्रोटेक्शन आप कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। कॉपीराइट एक्ट आपको इकोनॉमिक राइट एज वेल एज मॉरल राइट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद हम एक लेटेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, SICL, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, SIC means a product having transistor and other circuitry element inseparably formed on or inside a semiconductor or insulating material designed to perform an electronic circuitry function। यहाँ पे कुछ सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम। Layout design means a layout of transistor and other circuitry elements and includes lead wire connecting such elements and expressed in a manner in SIC। यानी कि जो सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर का एक लेआउट डिजाइन होता है। हालांकि स्टार्टिंग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं था। आजकल आप देख रहे होंगे जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ, नई नई डिजिटल मीडिया का जब दौर शुरू हो रहा है, आप कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर जो भी अलग अलग तरह का प्रोसेसर यूज कर रहे हो, किसी में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, किसी में एक्सिनस प्रोसेसर है, या लैपटॉप के अंदर या अपने डिवाइस के अंदर आप जो चिप यूज कर रहे हो, उस चिप के अंदर, एक छोटी सी चिप के अंदर भी मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है, यानी कि मिलियंस डाटा उसके अंदर सेव रहता है। यानी कि जो छोटी सी चिप है उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर जो यूज किए गए, उनका जो एक लेआउट डिजाइन है, और अलग अलग कंपनी के अंदर जो चिप यूज की जाती है प्रोडक्ट के अंदर, उनका लेआउट डिजाइन डिफरेंट रहता है। अगर आपने रेडियो को ओपन करके देखा हुआ तो एक प्लेट के अंदर एक प्लेट, जब भी हम रेडियो को ओपन करते हैं तो प्लेट के ऊपर एक छोटे छोटे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर की एक वायरिंग रहती है, एक डिजाइन रहता है, एक लेआउट डिजाइन रहता है। अगर आप एक अलग अलग कंपनी के रेडियो जब ओपन करके देखोगे तो उसमें अलग अलग तरह का लेआउट डिजाइन मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब उस पर्टिकुलर लेआउट डिजाइन की वजह से उस पर्टिकुलर सिस्टम की फंक्शनिंग हो रही है, और जब आप उस लेआउट डिजाइन में थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो तो वो पर्टिकुलर सिस्टम फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। यानी कि उस लेआउट डिजाइन में जो सेमीकंडक्टर, जो ट्रांजिस्टर की जो लेआउट डिजाइनिंग है, उसकी वजह से हम मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव कर पा रहे हैं। और तो इस तरह का एक लेटेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसका ऑफिस दिल्ली के अंदर रहता है, और इसका प्रोटेक्शन 10 इयर्स के लिए मिलता है। कंडीशंस क्या है, वही ओरिजिनल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए। तो अभी आप बेटे आए हुए यहाँ पे? यस। वो सेकेंडरी वाले हैं क्या, गए वो संडे तक? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेतक, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। GI means a GI is an indication that identify a product that have a specific geographical origin
and possess quality or a reputation that are due to their origin. जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया के किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, किसी भी जियोग्राफिकल रीजन से रिलेटेड होता है, और जब भी कोई प्रोडक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही होता है जिसमें एक यूनिक क्वालिटी होती है, यूनिक टेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अंडर द इंडियन जीआई एक्ट उसको जीआई टैग से डिनोट करती है। यानी कि जब किसी प्रोडक्ट की पहचान एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से होती है, उसको हम जीआई एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआई टैग से डिनोट करती है। आपको एक बोविली वीणा दिखाई दे रही होगी। बोविली एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पे इस तरह की वीणा को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया था, फर्स्ट टाइम वहाँ पे बनाया गया था, और वहाँ पे काफी पॉपुलर है साउथ इंडिया के अंदर इस तरह की वीणा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जीआई टैग से डिनोट कर रखा है। बस्तर डोकरा, बस्तर छत्तीसगढ़ में एक जगह है और वहाँ के डोकरा काफी फेमस है। आपने सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा। तो उस टाइम पे जो ट्राइब्स लोग होते थे वो क्या करते थे, इस तरह के डोकरा बनाया करते थे जिसमें नदी किनारे की काली मिट्टी को यूज करते थे, प्लस जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जब हम शहद को सेपरेट कर लेते हैं तो उसमें एक वैक्स बचता है, तो उस वैक्स से और जो रिवर जो सोइल है उनको मिक्स करके इस तरह के डोगरा बनाते थे। उनकी काफी डिमांड रहती थी, उनको बनाने का प्रोसेस भी एक यूनिक होता था, उनका काफी इंग्रीडिएंट प्रोसेस होता था। लगभग 1350 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस पर्टिकुलर मटेरियल को तैयार करके वो छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस इमेजेस बना दी, धार्मिक देवी देवताओं की तस्वीर बना दी, या फिर छोटे छोटे कोई मोर बना दिए, छोटे छोटे एलिफेंट बना दिए। उनकी काफी डिमांड रहती है, इवन लोग फॉरेन से रिसर्च करने भी आते हैं कि इनका, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में काफी सारा टाइम लगता है, तो आजकल लोग इस पर रिसर्च करने के लिए भी आते हैं। तो ये भी एक इंडिया का एक जीआई टैग है। वायनाड का जीरा कसला राइस, वेंकटगिरी हैंडलूम साड़ीज, मदुरई जैस्मीन, सूरत की जरी, नागपुर ऑरेंज, नीलगिरी टी, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे पहले एक जियोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है, पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, और तभी उसमें एक यूनिक टेस्ट है, यूनिक क्वालिटी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जीआई टैग से डिनोट कर रखा है। आपने दार्जिलिंग चाय का नाम सुना होगा, मकराना मार्बल, जो कि ताजमहल का निर्माण मकराना मार्बल से किया गया था, और जो ताजमहल है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम दर्ज है। रतलामी सेब, रतलाम एमपी के अंदर एक सिटी है, उसकी सेब काफी फेमस है। कांचीपुरम सिल्क, कांचीपुरम साउथ में एक जगह है चेन्नई के पास, और वहाँ की साड़ियाँ सिल्क वहाँ पे काफी, उसके जो हैंडलूम है काफी फेमस है। तो कहने का मतलब जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जब किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की बात होती है उसको हम जीआई टैग से आइडेंटिफाई करते हैं। कठपुतली ऑफ राजस्थान, बाग प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, बंगाल पटचित्रा, चेरियाल पेंटिंग्स, बिद्री वेयर, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की, बिहार का मगही पान, कोल्हापुर जगेरी, एपीमिडी मैंगो, एपीमिडी कर्नाटका में एक जगह, वहाँ की मैंगो काफी फेमस है। कश्मीर की सैफरन आपने सुनी होगी, शाही लीची ऑफ बिहार, कुर्ग ऑरेंज, तेजपुर लीची, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, रत्नागिरी कोकम, चंदेरी फैब्रिक, अम्बमोहर राइस। तो यानी कि कहने का मतलब जब भी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड होता है, उसमें एक यूनिक टेस्ट होता है, उसमें यूनिक क्वालिटी होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अंडर द इंडियन जीआई एक्ट उसको जीआई टैग से डिनोट करती है। आपको एक लोग दिख रहा है, इस लोग पे लिखा हुआ है डिंडीगुल लोग। डिंडीगुल तमिलनाडु में एक सिटी है, और उसको लोक सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी मात्रा में लोग का प्रोडक्शन होता है, और ये भी एक तरह का जीआई टैग है। एटिकोपा टॉयज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इस तरह के टॉयज काफी मिलते हैं एटिकोपा नाम से, वो भी एक तरह का जीआई टैग है। अगर हम बात करें कि विच स्टेट हैज हाईएस्ट जीआई, तो कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है अभी तक, 47 कर्नाटका के पास जीआई टैग रजिस्टर्ड है। इस तरह की आपने अगर मशरूम देखी हो तो ये अभी लेटेस्ट रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने इसको फाइल किया है जीआई टैग के लिए, और ये काफी कॉस्टली है। इसकी जो 500 ग्राम की जो कीमत है वो लगभग 15 से 20 हजार रुपए है, और काफी न्यूट्रिशियस है, काफी पोषक भी है ये, तो ये भी एक तरह का जीआई टैग है। अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर आपने कोटा डोरिया का नाम सुना होगा, बीकानेरी भुजिया, मोलेला क्ले वर्क, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, थेवाट, प्रतापगढ़ की थेवाट एंड मकराना मार्बल, ये राजस्थान के फेमस जीआई टैग है। आपने शैंपेन का नाम सुना होगा, वो फ्रांस का एक जीआई टैग है। स्कॉच विस्की यूनाइटेड किंगडम का, नापा वैली वाइन्स यूएसए का। तो यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जब जियोग्राफिकल एरिया की बात होती है उसको हम जीआई टैग में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नेचर ऑफ गुड्स, अंडर इंडियन जीआई एक्ट द गुड्स हैव बीन डिवाइडेड अंडर 3 में। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही है। अभी हाँ सर, नेचर ऑफ गुड्स आ रहा है। हाँ सर, जी सर आ रहा है। तो नेचर ऑफ गुड्स मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 कैटेगरी में अंडर द इंडियन जीआई एक्ट इसका रजिस्ट्रेशन करवाती है। या तो एग्रीकल्चरल लेवल से हो सकता है, नेचुरल से, या फिर मैन्युफैक्चर्ड।
एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चरली मान लीजिए कोई किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम एग्रीकल्चर लेवल पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे बासमती राइस आपने सुना होगा, दार्जिलिंग टी, नासिक के अंगूर आपने सुने होंगे, कंगरा टी, अल्फोंसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, तो वो सारे सारे एग्रीकल्चरल लेवल पे है। नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से कोई चीज पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है, जैसे मकराना मार्बल, तो वो नेचुरली है। या फिर मैन्युफैक्चर्ड जैसे कि बीकानेरी गुजिया है, रतलामी सेव है, बनारस साड़ी है, कांचीपुरम हैंडलूम है, यानी कि वो मैन्युफैक्चर की जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में। आगरा का पेठा अगर आपने सुना होगा, तो 3 कंडीशन में जीआई का रजिस्ट्रेशन होता है, एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर। तो जीआई इसके बारे में बात करते हैं। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड मींस बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने का एक सीक्रेट। तब भी a trade secret is any practice or process of a company that is generally not known outside of the company. Information considered a trade secret gives the company an economic advantage over its competitor and is often a product of internal research development. किसी भी कंपनी का जो एक पर्टिकुलर सीक्रेट होता है, जब कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है, उसका जो पर्टिकुलर कंपोजिशन है, अगर वो कंपनी के बाहर किसी को पता नहीं चले, उसका एक सीक्रेट रहता है। कंपनी के जो ओनर्स या एम्प्लॉय के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बीच जब सीक्रेट रहता है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपोजिशन की वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की सेल हो रही है, तो उसको हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो थम्स अप है, कोका कोला है, उनके कंपोजिशन को आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि उनका कंपोजिशन क्या एक तरह का ट्रेड सीक्रेट है। जो भी बर्गर वगैरह खाते हैं वो मैकडी जाते हैं, क्योंकि उनका जो बनाने का जो सीक्रेट है वो भी एक तरह का ट्रेड सीक्रेट है। जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं वो केएफसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो एक अलग तरह का इंग्रेडिएंट या अलग तरह के मसाले यूज करते हैं, तो उनका भी एक ट्रेड सीक्रेट है। कहने का मतलब, जब किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है वो कंपनी के बाहर किसी को पता ना हो, कंपनी वो एक सीक्रेट होता है, उनका बिजनेस करने का एक ट्रेड सीक्रेट है, उसको हम ट्रेड सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जान जाते हैं। ये एक एग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एम्प्लॉइज है या ओनर्स है, उनके बीच में एक कॉन्फिडेंशियली वो सिर्फ सारा का सारा एग्रीमेंट रहता है। तो इस तरह से हमने जैसे इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, हमने पेटेंट्स की बात की, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई, एसआईसीएलडी, ट्रेड सीक्रेट। तो इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर जगह है। पेटेंट में हमने टेक्नोलॉजी की बात की कि जब भी कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, कोई नई चीज इन्वेंट करता है, कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, कोई नया प्रोसेस इन्वेंट करता है जो नया हो, इंडस्ट्री लेवल पे उसका एप्लीकेशन हो, उसको हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। जब किसी पर्टिकुलर कंपनी के एक प्रोडक्ट का डिजाइन यूनिक होता है, डिजाइन एक्सक्लूसिव होता है, तो उस डिजाइन को कोई अदर कंपनी कॉपी ना कर ले, उसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। जब भी हम किसी कंपनी के लोगो की, स्लोगन की या सिंबल की बात करते हैं, उसको हम ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। और जब भी हम किसी लिटरेचर की, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, कोरियोग्राफी, जो भी मूवी की स्टोरी है, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है, म्यूजिक वर्क है, उसको सारा का सारा डाटा को हम कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। एसआईसीएलडी में जो सेमीकंडक्टर, जो ट्रांजिस्टर का जो एक लेआउट डिजाइन है, जिस पर्टिकुलर लेआउट डिजाइन की वजह से उस पर्टिकुलर सिस्टम की फंक्शनिंग होती है, उस डिजाइन को हम एसआईसीएलडी एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। तो इतने सारे हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, तो हम कह सकते हैं कि आईपी इज एवरीवेयर। पेटेंट 20 इयर्स के लिए मिलता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्लोबल एंड इंटरनेशनल पेटेंट। हर आईपी, जो भी आईपी राइट्स है वो टेरिटोरियल है, वो कभी भी ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग नियम होता है पेटेंट को देने का, डिजाइन को देने का, ट्रेडमार्क को देने का। तो वो एक टेरिटोरियल राइट्स कहलाते हैं सारे सारे। डिजाइन 10 इयर्स के लिए मिलता है, उसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क हालांकि स्टार्टिंग में 10 इयर्स के लिए मिलता है, आप उसको उसके रिन्यूअल या जो भी पेमेंट उसका फीस भर के आप उसको जब तक आपकी कंपनी है उसके लिए तब तक आप रख सकते हो। जीआई भी इनिशियली 10 ईयर के लिए मिलता है, उसको भी फर्दर रिन्यू करवाया जा सकता है। कॉपीराइट्स, जो भी आपका पब्लिश लिटरेचर है, ड्रामा है, आर्टिस्टिक है, म्यूजिक वर्क है, वो लाइफ टाइम ऑफ होता है प्लस 60 ईयर, यानी कि जब तक वो ऑथर जीवित है प्लस 60 साल तक उस पर्टिकुलर ड्रामा पे या लिटरेचर पे उसका प्रोटेक्शन रहता है। हु कैन अप्लाई, कोई भी पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता है अपने नाम से, बट जीआई के केस में ऐसा नहीं होता है। जीआई कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल को रजिस्टर नहीं किया जाता है, क्योंकि जीआई एक भौगोलिक क्षेत्र की पहचान है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के जो लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं उनकी वजह से उनका प्रोडक्ट काफी हिट हो रहा है, काफी फेमस हो रहा है, तो जीआई एक पर्टिकुलर एक एरिया को दिया जाता है, एक एरिया की पहचान होती है। बाकी जितने भी पेटेंट्स है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, एसआईसीएलडी है, वो सारे सारा कोई भी एक सिंगल पर्सन भी उसको इन्वेंट कर सकता है, उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंट आईपी इन सिंगल प्रोडक्ट, आपको एक लैपटॉप दिख रहा होगा,
इसमें एक लोगो आपको दिख रहा है, एप्पल का एक लोगो। तो जितने भी लोगो है, स्लोगन है, सिंबल है, वो सारे के सारे हम ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। इस लैपटॉप का एक यूनिक डिजाइन है, इसका जो एक्सक्लूसिव डिजाइन है वो कंपनी ने हो सकता है इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाया हो। और जिस टेक्नोलॉजी पे ये लैपटॉप काम कर रहा है, जो एलडी का जो डिस्प्ले है, जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, वो टेक्नोलॉजी पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो सकती है। और जो प्रोसेसर का जो चिप का जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है, उस चिप का जो लेआउट डिजाइन है वो SICLD से प्रोटेक्टेड हो सकता है। और जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें एक छोटी सी बुकलेट मिलती है जिसमें रिटर्न मैनुअल्स रहते हैं। वो सारा सारा जो रिटर्न मैनुअल है वो कॉपीराइट एक्ट से प्रोटेक्टेड हो सकता है। तो कहने का मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट में भी मोर देन वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। आपको एक सोनी टीवी दिख रहा की बात करते हो आजकल, वो जो मैकेनिज्म है, रिमोट मैकेनिज्म, वो पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो सकती है। और इसका एक यूनिक डिजाइन हो सकता है, वो डिजाइन से प्रोटेक्टेड हो सकता है। और जो भी इसका डाटाबेस है कॉपी कंपनी का, वो सारा सारा कॉपीराइट एक्ट से प्रोटेक्टेड हो सकता है। आपको एक कोक दिखाई दे रही है, इसका जो सिंबल है, स्लोगन है, जो लोगो है, वो ट्रेडमार्क एक्ट से प्रोटेक्टेड हो सकता है। इस बोतल का एक यूनिक डिजाइन है जो इंडस्ट्रियल डिजाइन से प्रोटेक्टेड हो सकता है। इसकी जो शेप ऑफ द बोतल है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन से प्रोटेक्टेड हो सकती है। और जिस बोटलिंग इक्विपमेंट में इस बोतल को बनाया गया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जिस इक्विपमेंट में की गई है, वो जो बोटलिंग इक्विपमेंट है वो पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो सकता है। और जो डाटाबेस है इस कंपनी का, वो सारा सारा कॉपीराइट एक्ट से प्रोटेक्टेड हो सकता है। तो कहने का मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट में मोर देन वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। डिपेंड करता है वो टेक्नोलॉजी है, वो डिजाइन है, कोई लोगो है, कोई डाटाबेस है, या फिर कोई चिप का डिजाइन है, कोई चिप का लेआउट डिजाइन है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। Who can create intellectual property? कोई भी टीचर, एनी स्टूडेंट्स, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन। यानी कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन कभी भी किसी भी एज में टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है, उसको रजिस्टर करवा सकता है अपने नाम से। आपने देखा कि एक 4 साल के बच्चे ने भी एक रोबोट बना दिया, 15 साल की एक इमेज ने एक पावर की पैडलिंग डिवाइस बना दी। तो और एक टेनिस आदित्य ने 15 साल की उम्र में भी कई सारे पेटेंट का नाम, उनके नाम रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो कहने का मतलब कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन कभी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है। और जब प्रोटेक्टेड हो सकता है, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कहां पे कन्वर्ट हो जाता है? IPR में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपका एक अधिकार बन सकता है, अधिकार बन जाता है। और जब कोई भी चीज आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है, जब आपको अधिकार मिल जाता है, तो कोई भी अदर पर्सन आपकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता। यानी कि वो आपको एक मोनोपोलिस्टिक का एक राइट आपको मिलता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी जो आपकी अदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसके जैसा आपका एक मोनोपोलिस्टिक राइट होता है, कोई भी अदर पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई, इनके लिए अलग से एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं। और आप चूंकि लोग स्टूडेंट हो तो आप पेटेंट एजेंट भी बन सकते हो, ट्रेडमार्क एजेंट भी बन सकते हो, अगर आपकी BSc प्लस LLB है तो। और वो सारी वेबसाइट आपको वेबसाइट पे दी गई, सारा सारा डाटा है, आप चेक कर सकते हो। जितने भी फॉर्म्स की हमने बात की, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सारी सारी फीस फॉर्म सारा सारा IP इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके माध्यम से बच्चों को ये बताना कि पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, डिजाइन क्या है, कॉपीराइट क्या है, जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट ये आइडेंटिफाई कर सके कि उसने जो वर्क किया है वो एक्चुअल में है क्या। वो कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की उसने तो वो पेटेंट है। अगर कोई प्रोडक्ट का उसने डिजाइन बनाया है तो वो डिजाइन हो सकता है। उसने कोई नया लोगो बनाया है, कोई स्लोगन बनाया है, तो उसका ट्रेडमार्क हो सकता है। अगर उसने कोई लिटरेचर लिखा है, कोई ड्रामा लिखा है, कोई म्यूजिक लिखा है, कोई मूवी स्टोरी लिखी है, कोई पेंटिंग बनाई, कोई स्कल्पचर बनाया है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है, कोई म्यूजिकल वर्क है, तो उसका कॉपीराइट हो सकता है। अगर उसने यूनिक चिप का कोई लेआउट डिजाइन बनाया है जिसमें सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर का ये लेआउट डिजाइन है, तो वो SICL हो सकता है। या कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो सकता है, या फिर कोई ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। चलिए, थैंक यू। स्लाइड शो हो रही है सभी को? हाँ सर। चलिए, हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर।
चलिए 1-2 मिनट का एक क्यूज लेते हैं सभी स्टूडेंट से। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर। फाइंड द फेमस ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बताना है आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का जिसमें अलग नाम से इसके अंदर मेंशन किए गए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको एक पेप्सी दिख रहा होगा, पेप्सी का। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या ऐसे हो सकते हैं। इससे पहले में पेप्सी है ना सर, बाटा जी, डेटोल, जारा, बाबू, अमूल, यानी कि ट्रेडमार्क में हम किसी भी कंपनी के नेम की, स्लोगन की, वर्ड की, सिंबल की बात करते हैं। ये आपके आंसर्स हैं। डिटोल है, टाटा है, लक्स है, हॉर्लिक्स है, कैडबरी है। चलिए फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है? मोनालिसा। आपको एक एप्पल, कोको कोला, बिस्लरी ब्रांड्स हैं। दीज आर ब्रांड्स। एक पेंटिंग आपको दिख रही है, सेकंड में एक स्कल्पचर आपको दिख रहा है, एक मूर्ति आपको दिख रही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है। पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, डिजाइन हो सकता है। जितने भी अभी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया उसमें से एक आपको एक आंसर देना है कि फर्स्ट में कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, सेकंड में कौन सा हो सकता है, थर्ड में कौन सा हो सकता है, फोर्थ में कौन सा हो सकता है, फिफ्थ में कौन सा हो सकता है। यस, कॉपीराइट, बिल्कुल सही। फर्स्ट यानी इज कि जो डिजाइन। भी पेंटिंग्स है, कल्चर है, उसको हम कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। डिजाइन में नहीं करवाते फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि डिजाइन किसी भी प्रोडक्ट का एक एक्सक्लूसिव डिजाइन होता है जिसका इंडस्ट्री लेवल पे जिसका प्रोडक्शन होता है। जो चीज बल्क में बनाई जाती है उनको हम डिजाइन के अंदर प्रोटेक्ट करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। जो पेंटिंग्स है, स्कल्पचर है, जो लिटरेचर है, वो सारा सारा कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाया जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में कॉपीराइट। थर्ड में आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है, एक फोन दिख रहा है, एक लैपटॉप दिख रहा है, इसका यूनिक लोगो है, तो लोगो सारे के सारे हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। इनका एक डिजाइन हो सकता है, वो हम डिजाइन में रजिस्टर करवाते हैं। चलिए फोर्थ में भी आपको एक लोगो दिख रहा है, लोगो कहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे? ट्रेडमार्क। यस। फिफ्थ में भी एक लोगो दिख रहा है, एक डिजाइन दिख रहा है आपको। लोगो ट्रेडमार्क में हो सकता है और इसका डिजाइन हो सकता है बोतल में, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन से प्रोटेक्टेड हो सकता है। और जिस बोटलिंग इक्विपमेंट में इस बोतल को बनाया गया है वो बोटलिंग इक्विपमेंट पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि एक सिंगल प्रोडक्ट में भी मोर देन वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। चलिए इसका आंसर बताइए, पेंटिंग कहाँ पे प्रोटेक्ट करवाई जाती है? कॉपीराइट। यस, कॉपीराइट। डिजाइन। पेंटिंग को हम कॉपीराइट में करवाते हैं, डिजाइन में नहीं करवाते। चलिए जो भी फैशन डिजाइनर है वो कहाँ पे प्रोटेक्ट करवाते हैं अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? डिजाइन में जब भी फैशन डिजाइनर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। जो एडवांस डिस्क ब्रेक आप आजकल आप स्कूटी में, बाइक में यूज करते हो, वो कहाँ प्रोटेक्ट होते हैं? पेटेंट्स। क्योंकि ये एक तरह का एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। चलिए बताइए कौन सा ज्योग्राफिक इंडिकेशन हो सकता है? नागपुर ऑरेंज। यस, नागपुर ऑरेंज। इसका बताइए ट्रेडमार्क में क्या क्या प्रोटेक्ट करवा सकते हैं? लोगोस, नेम्स एंड ब्रांड्स। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 10 ईयर के 20 years 20 years। पेटेंट 20 ईयर के लिए मिलता है, डिजाइन 10 ईयर के लिए मिलता है। मान लीजिए आप कोई ओरिजिनल स्टोरी लिख रहे हो और किस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको राइट देता है कि कोई भी अदर पर्सन उसको बेच नहीं सकता, बना नहीं सकता आपकी कॉपीराइट। एक क्रिकेटर ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है क्लोथ्स का, स्पोर्ट्स वियर क्लोथ्स का, तो कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको हेल्प करेगी उसको कि वो उसी के बनाए गए उसके जो प्रोडक्ट है वो? इसके दो आंसर हो सकते हैं। सब पेटेंट्स, परमानेंट डिजाइन, सबसे पहले तो उसका एक ट्रेडमार्क लेना होगा, डिजाइन की हो सकता है। ट्रेडमार्क एंड डिजाइन।
अगर कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव होती है, उसको कहाँ पे प्रोटेक्ट करवाती है? पेटेंट टेक्नोलॉजी की हम पेटेंट एक्ट में बात करते हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनोज सर, विद्यार्थी स्टूडेंट अपना माइक वेरी मच। स्टूडेंट अपना माइक ऑफ कर लें। डॉक्टर मनोज बाबू सर, आपको थैंक्स ऑफ लॉट सर। आपने मेरे शॉर्ट नोटिस पे एक तो आमंत्रण स्वीकार किया सर, और आईपीआर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपने 100 स्लाइड में इसको समेट के इसकी प्रोसीजर, चाहे पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो, सबके बारे में बड़े विस्तृत तरीके से समझाया और हमारे विद्यार्थियों ने इसका एंजॉय भी किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर महाविद्यालय परिवार की तरफ से। इसी कड़ी में आगे मैं वर्ड्स ऑफ थैंक के लिए हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा गौतम मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वर्ड्स ऑफ थैंक के लिए आए। डॉक्टर गरिमा गौतम मैडम। जी सर, जी सर, थैंक यू विकास जैन सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। रजत जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। सर मान लीजिए मैंने कोई इन्वेंशन किया जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी यूज कर सकते हैं, पर मैं उसका मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो क्या गवर्नमेंट उसको मेरे से टेक ओवर कर सकती है? ऐसा नहीं है। आप किस तरह का प्रोडक्ट है वो किसी भी तरीके का, अगर मैं कुछ बनाता हूँ कि जो ऐसे पब्लिक के लिए जल्दी से जल्दी यूजफुल हो, मान लीजिए, तो गवर्नमेंट मुझे, अगर मैं उसका अगर ट्रेडमार्क या कुछ भी लूंगा तो वो तो मेरे पास एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा, पर मैं उसका मास प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहा और वो पब्लिक के लिए यूजफुल है, तो क्या गवर्नमेंट मुझसे टेक ओवर कर सकती है? वैसे नहीं, वो डिपेंड करता है कि पब्लिक को उसकी ही जरूरत है क्या उस प्रोडक्ट की। हाँ वही आप जैसे अभी अपने कोविड की वैक्सीन बनाई, तो अगर चाहते तो एक साथ भी तो मास प्रोडक्शन कर सकते थे, हमने 2 कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। नहीं, उसमें जो पर्टिकुलर कंपनी है ना, वो भी किसी अदर कंपनी को राइट दे सकती है कि आप भी हमारे यहाँ पे बना सकते हो। सही है। कई बार आता है ना न्यूज में कि वो अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी वो भी उसी को बनाएगी, और गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट भी टेक ओवर कर सकती है अगर एक साथ जरूरत पड़ जाए सभी की। ओके सर, थैंक यू। और आप चाहो तो किसी को असाइन भी कर सकते हो अदर को। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर गरिमा मैडम। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर विकास जैन सर, आपने मुझे वोट ऑफ थैंक के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले मैं हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनोज कुमार बालन का बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। पूरे राजकीय विधि महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिन शब्दों से और जिस इजी गोइंग तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को और हम टीचर्स को भी लाभान्वित किया, क्योंकि आईपीआर अपने में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं वो आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही तरीकों से हमें समझाने की कोशिश करी। डिजाइन एक्ट के बारे में हो या ट्रेडमार्क के बारे में हो, कॉपीराइट के बारे में हो, यहाँ तक कि जो जीआई टैग है वो तो हमारे लिए नया है, उसके बारे में भी आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि आप कभी ऑफलाइन रूप से भी हमारे कॉलेज में पधारें और हमें हमारे जो स्टूडेंट अभी नहीं जुड़ पाए हैं हमसे, उनको भी आप लाभान्वित करें। इसके साथ ही मैं हमारे कॉलेज के जो सीनियर पर्सन है डॉक्टर MS मीना, महेंद्र सिंह मीना सर, जो कि हमारी टीम में आज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सारे प्रोग्राम को अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, बताया। और मैं उसके साथ ही हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर चंद्रजीत सिंह सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद महाविद्यालय परिवार की ओर से करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक आइडिया हमारे सामने रखा और हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, हमें मोटिवेट किया कि हम ये प्रोग्राम लेके आए बच्चों के लिए भी। और आज जो हमारा सर जो क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा रहा, मतलब हमारा फर्स्ट था सर ये, और इसमें हम पूरे तरीके से सेटिस्फाई रहे। उसी के साथ ही मैं हमारे डॉक्टर विकास कुमार जैन जो इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि एक प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो कि आज सर आपने पूरे बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया। आपकी लगन और मेहनत के लिए सर आपको महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ में आपका पूरा साथ देने के लिए हमारी को कोऑर्डिनेटर मैम
स्नेहवता देवी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हर कदम पर आपका साथ दिया। उसी के साथ में हमारी पूरी कन्वीनर टीम, डॉक्टर शोएब मोहम्मद सर, विनीता हाड़ा मैडम, भावना मैडम, उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि एक टीम के बिना कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जा सकता। एक टीम वर्क अगर सॉलिड होगा तभी कोई प्रोग्राम अपने अंत तक अच्छे से पहुंच सकता है। तो इसीलिए पूरी टीम का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से और मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इसी के साथ हिमांशु शर्मा सर, जो कि सेक्रेटरिएट में सीनियर लॉ ऑफिसर के रूप में विराजमान है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, हमारी कदम कदम पर सहायता की। थैंक यू सो मच सर। उसी के साथ में मैं हमारे स्टूडेंट्स का, सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट्स का मैं थैंक्स करना चाहूंगी महाविद्यालय परिवार की ओर से, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत सिंसियर होके सर उन्होंने आपका प्रोग्राम सुना है, आपने क्वेश्चन भी किए और उन्होंने उनका प्रॉपर आंसर भी दिया। तो इसका मतलब सर उन्होंने पूरी आपकी जितना भी आपने उनको बताया है सर, बहुत उन्होंने इंटरेस्ट के साथ में, लगन के साथ में उन्होंने आपको सुना है। और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने तो इस प्रोग्राम को कराने के लिए हमारी मदद भी की है, कपिल, तन्वी, केशवी और दूसरे जो स्टूडेंट हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। महाविद्यालय परिवार आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप आगे भी अगर जो कॉलेज है हमारा, अगर कोई इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता है तो आप उसमें इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अगेन सभी स्टूडेंट अब एग्जिट हो सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 अच्छा लगा सर आपका प्रोग्राम। विकास सर ने जैसा बताया था उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा लगा। सारा प्रोग्राम आपने, क्योंकि मैं भी आईपीआर की क्लास लेती हूँ, लेकिन मुझे भी कई सारी चीजें जो अच्छे से समझ आई और देखने को मिली, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। हाँ शायद तो पुरानी एक मिनट, अभी तो डिस्कनेक्ट नहीं हो। एक मिनट। हाँ बताओ आप लोग। महेंद्र सर।